प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। टॉपिक का नाम है विराम चिन्ह। विद्यार्थियों, विराम का सामान्य अर्थ होता है ठहराव, रुकना। और इसकी परिभाषा की बात देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, कोई भी व्यक्ति जो होता है अपनी बात को सही तरीके से कहने के लिए, स्पष्ट करने के लिए या बोलते समय कहीं अधिक ठहरता है तो कहीं कम ठहरता है, किसी कथन पर बल देता है तो कहीं आश्चर्य भी व्यक्त करता है। अतः लिखित भाषा में ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो एक बात तो इससे ये स्पष्ट होती है कि विराम चिन्हों का लिखित भाषा में बड़ा महत्व होता है। विराम चिन्हों का हमें सोच समझ करके प्रयोग करना पड़ता है। और हमने ये भी देखा है कि भाषा में कहीं हमें कम समय रुकना पड़ता है, कहीं पे ज्यादा समय के लिए रुकना पड़ता है। लगातार हम किसी भी बात को स्पष्ट नहीं कर सकते, और कम समय के लिए रुकना, ज्यादा समय के लिए रुकना या किसी ऐसी जगह पे लगातार बोलते रहना, कौन से शब्दों का, कौन से चिन्हों का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, वो ही हम इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विराम चिन्हों की भाषा में आवश्यकता। विराम चिन्ह जो होते हैं उनकी भाषा में आवश्यकता क्यों होती है। तो एक तो नंबर 1 की बात करें, भाषा में स्पष्टता लाने के लिए विराम चिन्हों का अपना एक महत्व होता है। जो भी हमारी भाषा है, लिखित भाषा है, उसमें स्पष्टता लाने के लिए विराम चिन्हों का महत्व होता है। दूसरा है, विराम चिन्हों का प्रयोग करने से हम भाषा के जो भी भाव हैं उनको सही तरीके से समझ सकते हैं। और तीसरी जो इसकी विशेषता है वह है अर्थ का अनर्थ होने से रोकने के लिए। अगर हम उचित विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिनसे हमें ये पता लगेगा कि अर्थ का अनर्थ अक्सर कैसे होता है। तो कुछ उदाहरण देखते हैं हम जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे कुछ उदाहरण हैं, जैसे नंबर 1 है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। ये पूर्ण विराम है। अब इनमें अल्प विराम लगाते हैं। अगर अल्प विराम रोको के लगा दिया कि रोको मत जाने दो, कि रोकना है, जाने नहीं देना है, कि रोको मत जाने दो। दूसरे में अगर ये कोमा अल्प विराम मत के लगा देते हैं तो देखो पहले का अर्थ तो क्या निकल रहा है कि रोको मत जाने दो, किसको रोक के रखना है, जाने नहीं देना है। और दूसरे में अगर कोमा यहां लगा दिया जाता है मत के, कि रोको मत जाने दो, अर्थ का अनर्थ हो रहा है। एक तरफ तो किसी भी व्यक्ति को रोको मत जाने दो, किसको रोकना है, जाने नहीं देना है। और दूसरे में क्या हो गया, कोमा आगे लगते ही कि रोको मत जाने दो। एक में है कि रोको मत जाने दो और दूसरे में है कि रोको मत जाने दो। ठीक उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, पास न फेल। पास न फेल, पास न फेल, पास न फेल। तो यहां अगर हम कोमा लगा देते हैं कि पास न फेल, कि विद्यार्थी क्या हो गया है या कोई ये व्यक्ति क्या हो गया है, पास हो गया है, फेल नहीं हुआ है। न यानी नहीं, फेल यानी फेल, कि पास है न फेल, फेल नहीं हुआ है। और ये कोमा अगर इसको उठा करके यहां लगा देते हैं, कोमा लगाना है कि पास नहीं हुआ है बल्कि क्या हो गया है, फेल हो गया है। इसमें सकारात्मक परिणाम निकल रहा है, इसमें नकारात्मक। इसमें अर्थ का अनर्थ हो रहा है। अगर कोमा पास के लग रहा है कि पास है न फेल, पास हो गया है, फेल नहीं हुआ है। और अगर कोमा न के लगा दिया जाता है
कि पास नहीं हुआ है बल्कि क्या हो गया है, फेल हो गया है। इसी प्रकार विद्यार्थियों विराम चिन्ह जो है उनका हमारी जो लिखित भाषा है उसमें बड़ा महत्व है। अब हम कुछ विराम चिन्ह देखते हैं, कुछ विराम चिन्ह देखते हैं और उन विराम चिन्हों के जो चिन्ह हैं वो भी हम देखते हैं। हाँ, तो विद्यार्थियों कुछ विराम चिन्ह जो हैं वो हम देखते हैं और उन विराम चिन्हों तो हिंदी में जो प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह देखते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले कुछ विराम चिन्ह, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह। तो हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्हों में नंबर 1 है अल्प विराम। अल्प विराम जो है विद्यार्थियों, इसका चिन्ह होता है कोमा, जिसको इस तरीके से, यह है उसका चिन्ह। नंबर 2 पे है अर्ध विराम। अर्ध विराम और अर्ध विराम इस तरीके से, फिर इस तरीके से, यह उसका चिन्ह है। नंबर 3 पे है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम जो है सब जानते हैं, वाक्य की समाप्ति पे पूर्ण विराम लगता है। आगे है प्रश्न सूचक चिन्ह। चौथे नंबर पे है प्रश्न सूचक चिन्ह। अब प्रश्न सूचक चिन्ह जो है इस तरीके से, प्रश्न सूचक चिन्ह। 5वें नंबर पे है विस्मयीय बोधक चिन्ह। विस्मयीय बोधक, विस्मयीय बोधक विस्मयीय बोधक चिन्ह जो है वह है, इसको आश्चर्य सूचक चिन्ह भी कहते हैं। विस्मयीय बोधक चिन्ह को हम आश्चर्य सूचक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। 6वां है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। अब ये उद्धरण चिन्ह जो होता है ये उद्धरण चिन्ह। 7वें नंबर पे है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह में ये डैश, जैसे माता पिता, उनके बीच में योजक चिन्ह। 8वां है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह में वर्णनात्मक, ये है उसका चिन्ह। 9वां है हंस पद चिन्ह। नौवां है हंस पद चिन्ह। हंस पद चिन्ह जो है इस तरीके से। 10वां है नंबर 10। 10वें नंबर पे है
समता या तुल्यता सूचक चिन्ह, समता या तुल्यता सूचक समता या तुल्यता सूचक चिन्ह, समता या तुल्यता सूचक चिन्ह आएगा दो लाइन बराबर, बराबर का चिन्ह। 11वां है कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, और कोष्टक चिन्ह इस तरीके से। 12वां है निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा लाइन। तो विद्यार्थियों ये हमारे प्रमुख चिन्ह हैं, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह हैं। पहला है अल्प विराम, दूसरा है अर्धविराम, तीसरा है पूर्ण विराम, चौथा है प्रश्न सूचक चिन्ह, पांचवा है विस्मयादि विस्मय बोधक चिन्ह, छठवां है उद्धरण चिन्ह, सातवां है योजक चिन्ह, आठवां है विवरण चिन्ह, नौवां है हंसपद चिन्ह, 10वां है समता या तुल्यता सूचक चिन्ह, 11वां है कोष्टक चिन्ह और 12वां है निर्देशक चिन्ह। ये मुख्य मुख्य चिन्ह हैं। इन चिन्हों को हम उदाहरण सहित समझते हैं और इनके उदाहरण देखते हैं। तो नंबर 1 की बात करते हैं, अल्प विराम। नंबर 1 की बात करते हैं, अल्प विराम। अल्प विराम विद्यार्थियों, अल्प विराम का चिन्ह ये होता है, अल्प विराम का चिन्ह ये होता है। वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। कोई भी वाक्य होता है उसके अंदर एक ही प्रकार के जो शब्द हैं उनको अलग अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे बात करें, राम मोहन और हरि ने हरिण शेर आदि देखे। राम मोहन और हरि ने, राम मोहन और हरि ने हरिण शेर आदि देखे। तो हमने क्या देखा कि अल्प विराम जो है वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग अलग करने में इसका प्रयोग होता है। हमने देखा राम मोहन और हरि ने हरिण शेर आदि को देखी। तो वाक्य के अंदर राम मोहन और हरि हरिण शेर आदि देखे, ये कोमा अलग रखा है। इन वाक्यों को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है वाक्य के उपवाक्यों को अलग करने में। दूसरे नंबर पे है वाक्य के उपवाक्यों को अलग करने में। वाक्य के उपवाक्यों को अलग करने में, वाक्य के उपवाक्यों को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आंधी आई, जल बरसा और बिजली चली गई। आंधी आई, आंधी आई, जल बरसा और बिजली चली गई। बिजली चली गई। तो इसमें हमने देखा कि आंधी आई, जल बरसा और बिजली चली गई। तो वाक्य के उपवाक्यों को भी, इसमें ये वाक्य है इससे संबंधित ये उपवाक्य है, उनको अलग करने में भी इस चिन्ह का प्रयोग
किया जाता है। तीसरा हम देखें, दो उपवाक्यों के बीच में, दो उपवाक्यों के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरे नंबर पे अपन बात करें, दो उपवाक्यों के बीच, तीसरे नंबर की विशेषता है दो उपवाक्यों के बीच, दो उपवाक्यों के बीच, जैसे एग्जांपल में देखें, पारस ने सोचा, जैसे हम एग्जांपल में देखें, पारस ने सोचा, पारस ने सोचा अच्छा हुआ जो मैं वहां नहीं गया। पारस ने सोचा अच्छा हुआ जो मैं वहां नहीं गया। तो इसमें हमने क्या देखा कि दो वाक्य हैं, पारस ने सोचा अच्छा हुआ जो मैं वहां नहीं गया। उसी प्रकार चौथे नंबर की विशेषता है कि वाक्य के मध्य क्रिया विशेषण या विशेषण उपवाक्य आने पर, वाक्य के मध्य क्रिया विशेषण या विशेषण उपवाक्य आने पर, जैसे यह घटना वास्तव में भूल गया था, यह घटना वास्तव में भूल गया था। जैसे ये एग्जांपल है कि यह घटना वास्तव में भूल गया था। तो इसमें क्या है कि वाक्य में के मध्य क्रिया विशेषण या विशेषण उपवाक्य आने पर इसका प्रयोग किया जाता है। पांचवें में देखें, उद्धरण चिन्ह के पूर्व, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह के पूर्व भी क्या किया जाता है, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसने कहा, उसने कहा, अब आएगा उद्धरण चिन्ह, उसने कहा मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। तो ये उद्धरण चिन्ह है, उससे पूर्व भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। छठवें नंबर पे है, समय सूचक शब्दों को अलग करने में भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। छठवें नंबर पे है समय सूचक, समय सूचक शब्दों को अलग करने में भी, समय सूचक शब्दों को अलग करने में भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कल रविवार, रविवार के कोमा लग जाएगा, कल रविवार 25 मार्च 2020, कल रविवार 25 मार्च 2020 से छुट्टियां क्या होगा, शुरू होंगी। कल रविवार कोमा लग गया, समय सूचक 25 मार्च 2020 से छुट्टियां शुरू होंगी। उसी प्रकार कभी कभी क्या होता है कि संबोधन के बाद इसका प्रयोग होता है, संबोधन के बाद, जैसे राधे तुम अभी तक विद्यालय नहीं गई, तुम अभी तक विद्यालय नहीं गई। जैसे राधे तुम अभी तक विद्यालय नहीं गई। उसी प्रकार से हाँ और अस्तु, उसी प्रकार विद्यार्थियों हाँ और अस्तु के पश्चात, एक तो है हाँ, उसी प्रकार एक तो है हाँ और अस्तु, हाँ और अस्तु के पश्चात, हाँ और अस्तु के पश्चात, जैसे
हाँ तुम अब घर जा सकते हो। हाँ तुम अब घर जा सकते हो, एक तो हाँ आ जाए, एक अस्तु उसके पश्चात, जैसे अस्तु उसके बाद में और हाँ के पश्चात। हाँ और अस्तु के पश्चात भी किसका प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। एक है पत्र, पत्र में क्या? अभिवादन। एक है पत्र, पत्र में अभिवादन समापन के साथ। किसका प्रयोग किया जाएगा? अल्प विराम के। पत्र में अभिवादन और समापन के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? अल्प विराम का। कैसे? जैसे पूज्य पिताजी, पूज्य पिताजी। एक है बहुधीय, बहुधीय। तो विद्यार्थियों ये कुछ अल्प विराम थे। आज हमने एक नए टॉपिक की शुरुआत की जिसका नाम है अल्प विराम। और अल्प विराम में हमने मुख्य मुख्य अल्प विराम जो 12 हैं उनके चिन्ह देखे। पहला अल्प विराम है अल्प विराम। ओस पहला जो विराम चिन्ह है, सॉरी हमारा टॉपिक चल रहा है विराम चिन्ह, और विराम चिन्ह में हमने 12 विराम चिन्ह पढ़े। और 12 विराम चिन्हों में पहला विराम चिन्ह है अल्प विराम, जिसको अंग्रेजी में कोमा के नाम से जानते हैं। तो अल्प विराम कहां कहां लगता है? नंबर 1 जो है अल्प विराम वो कहां कहां लगता है उसको हमने उदाहरण सहित समझा। जैसे पत्र में अभिवादन समापन के साथ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, पूज्य पिताजी, बहुधीय आदि। हाँ और अस्तु के पश्चात जो है वो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमने विराम चिन्ह में पहला जो विराम चिन्ह है अल्प विराम वो पूर्ण रूप से पढ़ा। अगली वाली क्लास में हम पढ़ेंगे अर्धविराम। अल्प विराम के बाद में हम पढ़ेंगे अर्धविराम। तो आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वाली क्लास में अर्धविराम के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।